हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम लोग करने जा रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर का क्लास 12th का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ के बच्चे कई तरह के एप्लीकेशंस हैं, आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ये है। इसी के थ्रू आगे आप पढ़ते हैं आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, क्या कहता है राउल्ट्स लॉ। तो इससे पहले जैसे हमने हेनरीज लॉ में क्या पढ़ा था, हेनरीज लॉ में हमने देखा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस से डील करता था कि अगर हम किसी गैस को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में तो उसकी सॉल्युबिलिटी का क्या इंपैक्ट होता है, जो हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ में। नाउ ये राउल्ट्स लॉ हमारा क्या कहता है, तो राउल्ट्स लॉ के बारे में अगर मैं बात करूंगी तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लॉ हमें कुछ बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जहां बच्चों को दिक्कत आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे मान लो अगर मैं आपसे कह रही हूं एक ये आपके पास कंटेनर है और इस कंटेनर में मेरे पास वाटर है, राइट। व्हाट इज वाटर, और आपको पता है वाटर क्या होता है, वाटर वेपराइजेबल होता है, यानी कि ये वेपराइज हो जाता है। अगर ये कंटेनर क्लोज है और इसके ऊपर जब ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, हम इसको हीट करेंगे तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इस सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और यही जो प्रेशर होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर pressure. What is vapor pressure? It is pressure exerted by vapors over its liquid surface, over its liquid surface at equilibrium. ठीक है बच्चे, ध्यान से देखो, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक बार समझते हैं हम लोग कि जो प्रेशर ये वेपर्स एक्सर्ट करते हैं लिक्विड सरफेस के ऊपर, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो उस केस में जो प्रेशर होता है वो क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। अगर मेरे पास खाली इसमें वाटर है तो ये मेरा क्या है, अभी ये मेरा एक तरह से प्योर कॉम्पोनेंट है। दिस इज प्योर सॉल्वेंट। वाटर हमारा सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, हम इसको सॉल्वेंट ले लेते हैं। तो अगर अभी मेरे पास प्योर है तो इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। यानी कि हम इसको सिंपली देखेंगे तो ये हमारा एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज करेंगे, अगर आपको क्लियर होगा तभी आप पूरे लॉ को समझ पाएंगे, राइट। तो वेपर प्रेशर हमने सोचा कि वेपर प्रेशर में समझा यहाँ पे क्या होता है, वेपर प्रेशर। अब बिफोर दैट अंडरस्टैंडिंग द लॉ, एक वर्ड मैं आपको बताना चाहूंगी, एक होता है वोलेटाइल कंपाउंड्स, एक होता है नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स। एक होते हैं वोलेटाइल और एक होते हैं नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स। तो वोलेटाइल कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, जो इजिली वेपराइज हो जाते हैं, इजिली वेपराइज हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, वोलेटाइल कंपाउंड्स। ठीक है, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स वो होते हैं जो डू नॉट वेपराइज, जो वेपराइज नहीं होते। अभी हम इनको एग्जांपल वाइज समझेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कहा वाटर क्या है, तो वाटर हमारा वोलेटाइल सब्सटेंस है। आपके पेट्रोल इजिली वोलेटाइल हो जाता है, वेपराइज हो जाता है ना। डीजल, पेट्रोल, डीजल, बेंजीन, ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, ईथर ले सकते हैं हम लोग। ऑल आर लिक्विड्स विच आर वोलेटाइल इन नेचर, राइट। ये वोलेटाइल नेचर होते हैं, और जो नहीं होते वोलेटाइल वो कौन से हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा यहाँ पे आपसे शुगर कैसा होता है, शुगर नॉन वोलेटाइल होता है, इट वोंट वेपराइज, ये वेपराइज नहीं करेगा, राइट। तो बेसिकली हमने देखा कि वोलेटाइल मतलब होते हैं जो वेपराइजेबल है, जो नॉन वोलेटाइल मतलब हो गया जो नॉन वेपराइजेबल है। हमने ये यहाँ पे समझा, क्योंकि राउल्ट्स लॉ बेसिकली हमारा डील करता है लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, इन्होंने दोनों केसेस पे काम किया है, इन्होंने दोनों कंडीशंस बताई कि अगर मेरे पास दो लिक्विड्स हैं जो दोनों ही वोलेटाइल है, मान लो मैंने कहा कि आपके पास एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है, ठीक है। जब ये प्योर है तो इसके वेपर प्रेशर को हम लोग कहेंगे PA0 और इसके वेपर प्रेशर को हम लोग कहेंगे PB0। ये कहलाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या चीज समझनी है कि जैसे हमारा ए कंपोनेंट है उसका प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, PA0, और बी है उसका क्या है, PB0। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे मान लो वाटर था, अभी ये प्योर था, तो अगर मैं वाटर के प्रेशर को यहाँ पे डिनोट करूंगी तो मैं क्या कहूंगी, PH2O0, मतलब ये प्योर का है। अब क्या करना है आपको, अब आपने समझना है यहाँ पे कि ये जो ए कंपोनेंट है और ये बी कंपोनेंट है, हम इन दोनों को मिक्स करके एक सोल्यूशन बना रहे हैं जिसमें दोनों कंपोनेंट्स हमारे कैसे हैं, वोलेटाइल हैं।
इस सोल्यूशन में हमारे दोनों कंपोनेंट्स क्या है बच्चे, वोलेटाइल है। फिर से समझो, ध्यान से इसको समझना पड़ेगा, पर एक बार समझ में आ जाएगा तभी आपको फिर ये टफ नहीं लगेगा, अदरवाइज इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं इसको इतना डिटेल में बता रही हूँ। पहले मैंने सबसे पहले आपको ये बताया व्हाट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर होता क्या है, आई टोल्ड यू इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ओवर लिक्विड सरफेस। जो लिक्विड की सरफेस है उसके ऊपर जो प्रेशर लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं, राइट। अब दूसरी चीज हमने देखी कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। तो वोलेटाइल वो होते हैं जो इजिली वेपराइजेबल हो रहे हैं, नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो वेपराइज नहीं हो पा रहे हैं। उनको हम लोग, शुगर कभी वेपराइज होगी तो शुगर वेपराइज नहीं होगी, तो किसमें आ गई, नॉन वोलेटाइल में। तो अभी हम राउल्ट्स लॉ को समझेंगे तो हमने ये देखा वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल में क्या डिफरेंस है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ये लॉ क्या कहता है। तो बिफोर दैट मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास प्योर कंपोनेंट है तो उस केस में उसका वेपर प्रेशर क्या कहलाएगा, हमारा प्योर का, यानी कि इसको हम वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, दिस इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, राइट। अब हमने यहाँ पे कहा आपसे कि आपने सोल्यूशन बनाया तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा जो ये पी टोटल होगा ये किसके बराबर होगा और ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो राउल्ट्स लॉ बेसिकली हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। क्या कहता है, लेट अस अंडरस्टैंड। ये कहता है फॉर अ सोल्यूशन फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, मतलब पहला केस जो हम अंडरस्टैंड करेंगे इसमें हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें दोनों लिक्विड्स हमारे कैसे होने चाहिए, वोलेटाइल होने चाहिए। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ओके, तो एक बार मैं यहां से इसको रिमूव करूंगी और होपफुली आपने ये अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। और इसको देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास A प्लस बी का एक सोल्यूशन, उसमें दोनों चीज प्रेजेंट है। तो ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम व्हाट इज दिस पार्शियल से क्या मतलब है। अब मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक सोल्यूशन लिया है, क्या लिया है मैंने यहाँ पे, एक सोल्यूशन लिया है और इस सोल्यूशन में मेरे पास A कंपोनेंट भी प्रेजेंट है, मेरे पास B कंपोनेंट भी प्रेजेंट है, राइट। तो अभी आपने जब इंडिविजुअली देखा था तो आपने क्या देखा था कि अगर मेरे पास यहाँ पे खाली A कंपोनेंट था या फिर मेरे पास खाली B कंपोनेंट था, राइट। दोनों कंपोनेंट्स को मैं अलग अलग बना रही हूँ यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है। ये वाला मैंने यहाँ पे बनाया, आई टेक हियर B कंपोनेंट, ये है A कंपोनेंट और ये है B कंपोनेंट। तो ये दो कंपोनेंट हैं। तो अभी वेपर, यहाँ पे जो वेपर्स होंगी वो किसकी होंगी, प्योरली कंपोनेंट A की, और यहाँ पे जो वेपर्स होंगे वो किसकी होंगे, प्योरली कंपोनेंट B की, क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल है। अभी हम पहला केस ले रहे हैं जिसमें हमने समझा है कि अगर हमारे दोनों ही लिक्विड वोलेटाइल है तो क्या होगा। तो ये भी वोलेटाइल है तो इसकी वजह से भी कुछ वेपर्स होंगी, ये भी वोलेटाइल है इसकी वजह से भी कुछ वेपर्स होंगे। अब हमने इन दोनों को मिक्स करके एक सोल्यूशन बना दिया और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसका जो टोटल प्रेशर होगा सोल्यूशन का वो हम कैसे निकालेंगे, दैट वी डील अंडर राउल्ट्स लॉ। यही चीज हमारा राउल्ट्स लॉ बताता है, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया कि ये प्योर था और इसको हमने मिक्स कर दिया। अभी मैंने आपको बताया था इसकी वजह से जो था वो प्योर का क्या था, PA0। इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होगा इसे क्या कहेंगे, PB0। बच्चे जैसे ही आपने इसको मिक्स कर दिया ना, अब ये बन गया सोल्यूशन। अब जब सोल्यूशन हम लोग लेते हैं तो हम यहां पे बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A के बारे में। हम क्या कहेंगे, विल कॉल पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। इसको हम डिनोट करेंगे PA से। पार्शियल प्रेशर ऑफ B, इसे हम लोग डिनोट करेंगे PB से, राइट। समझो ध्यान से। तो ये जो पार्शियल क्यों वर्ड हो गया, जैसे ही सोल्यूशन बनेगा देन वी वोंट यूज दिस टर्म वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर तो टोटल हो जाएगा आपका। लेकिन अगर मैं A और B कंपोनेंट की बात करूंगी कि तो इसके लिए मेरे को वर्ड क्या यूज करना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, जब हम सोल्यूशन की बात करेंगे। तो इन दैट केस व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, ये कहता है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के लिए। इट मींस PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई A। काई क्या होता था भाई, काई हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा हुआ है, काई इज द मोल फ्रैक्शन। इसीलिए वहां पे आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अच्छे से पढ़ने होते हैं क्योंकि आगे आपके पूरे चैप्टर में इनका यूज होता है। क्लास 11th में पढ़ने के बाद क्लास 12th में आपको सबसे पहले यही कराया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ो। क्यों, क्योंकि
पूरे चैप्टर में इनका यूजेस है, इसलिए आपने अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे आप जरूर उसे देखो और उसमें अपनी क्लैरिटी करो। तो PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KA, राइट। सिमिलरली PB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB। आई होप आप बच्चों को यहां तक इनमें कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज दिस KA, व्हाट इज दिस KB। ये हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B है। तो एक बार फिर से देखो ध्यान से, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसे दूर करो। मैंने सिंपल सी बात आपको ये बताई है कि ओरिजिनली मेरे पास एक लिक्विड है जिसका कंपोनेंट A है, उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होगा उस जब प्योर है वो, तो उस केस में हम उसे किससे डिनोट करेंगे, PA नॉट से। तो ये कहलाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, यानी कि PA नॉट। B जो ओरिजिनली मेरे पास अलग से है, उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B। दोनों को मिक्स करके आपने क्या कर दिया, आपने इस सोल्यूशन को बना दिया। दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन को बनाया है A और B को। अब हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर ऑफ A मतलब PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KA, PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB, राइट। ये बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पार्ट। अब मैं यहाँ पे वेपर प्रेशर को यहाँ पे एक बार हटाऊंगी, क्योंकि रीजन क्या है, आई नीड स्पेस टू राइट। तो ये चीज हमने यहाँ पे क्लियर कर ली। ओके चलो भाई, तो ये अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ अगर हम इसको फिर से लिखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं PA इक्वल्स टू PA नॉट इंटू XA या KA, वेयर PA इज पार्शियल प्रेशर। क्या है भाई, ये है पार्शियल प्रेशर, और PA नॉट पहले लेते हैं इसको, ये क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है, एंड XA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। तो मेरे ख्याल से सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए, यही हमारा राउल्स लॉ है। इसी तरह अगर हम PB के लिए देखें तो सेम चीज है, तो PB विल बी इक्वल टू PB नॉट इंटू XB। तो सिंपल सी बात है, तो PB क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर। आई राइट हियर डायरेक्टली, दिस इज पार्शियल प्रेशर of component B, this is what, vapor pressure of component B, and this is mole fraction of component B। ध्यान से देखो भी बच्चों, इसे क्लियर करो क्योंकि बहुत जरूरी है, बच्चों को इसी में कंफ्यूजन रहता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ B, क्लियर एवरीवन, सबको ये बात समझ में आ गई। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर इन दिस केस। अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास दो सॉल्यूशंस, हमने दो लिक्विड का एक सोल्यूशन बनाया है, वोलेटाइल लिक्विड का सोल्यूशन बनाया है, तो इस केस में व्हाट विल बी आवर P टोटल। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ हमें क्या पढ़ाया जाता है कि P टोटल विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PA प्लस PB। ये हमारा सिंपल डाल्टन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है कि जो टोटल प्रेशर होता है, टोटल वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, इसके बराबर होता है। तो PA प्लस PB कर दिया। नाउ विल राइट द वैल्यूज। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो PT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PA नॉट इंटू KA प्लस PB नॉट इंटू KB। ओके तो अब यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं जो KA है, अगर हम एक सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात करें तो आई राइट हियर, जो A कंपोनेंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और B कंपोनेंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल है तो हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं बच्चे, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसके बाद सिंस वी नो, हमें पता है कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो इनका सम होता है KA और KB इज इक्वल टू व्हाट, 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्यूट के टर्म में मेजर करें, हम इसको एक सिंपल इससे इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं KA विल बी इक्वल टू 1 माइनस KB, राइट। हम ऐसे इससे फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, P टोटल विल बी इक्वल टू PA नॉट इंटू 1 माइनस KB प्लस PB naught into XB. We'll open this equation. तो PA naught minus PA naught into KB plus PB naught into KB. What can we do? We can have a simple arrangement. हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ लेके आए तो हम इसे ऐसे कर लेंगे कि ताकि हमारा कुछ चीजें कॉमन हो जाए और हम इसको सेपरेट कर लें, ठीक है। ये चीज तो हमने देख ली यहाँ पे। तो व्हाट कैन वी डू, तो P टोटल विल बी इक्वल टू, मैं इसको रीअरेंज कर रही हूँ, तो ये हो गया PA नॉट प्लस PB नॉट इंटू XB माइनस PA नॉट इंटू XB। व्हाट कैन वी डू,
हम यहाँ से इससे कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? x भी कॉमन ले लेंगे। तो PT विल बी इक्वल टू PA नॉट प्लस, मैं इसलिए सिर्फ आपको ये इक्वेशन बता रही हूं क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली ये इक्वेशन पूछ ली जाती है पेपर्स में, है ना, और ये हमारे कॉम्पिटिटिव पार्ट के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए आपको डायरेक्टली इसको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप इजीली निकाल सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई? PT इक्वल्स टू PA नॉट, मतलब जो प्योर कंपोनेंट है A, यानी कि हमने यहाँ पे सॉल्वेंट लिया, हम सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे, तो सॉल्वेंट का प्रेशर प्लस PB माइनस PA नॉट इंटू XP। इसको अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे मैंने इसको नोट कर दिया है ताकि आप इजिली समझ पाए। तो हमारी NCERT के अकॉर्डिंग हम 1-2 डेजिग्नेशन लेते हैं। तो ये क्या है हमारा? दिस इज व्हाट? दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, ठीक है। P2 नॉट क्या है हमारा? दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 एंड P1 नॉट क्या हो गया? यही चीज हो गई, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, एंड X2 क्या हो गया? दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। सिंपल। तो ये हमारी जनरल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इक्वेशन है। आप इसको PA PB के टर्म में भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। बच्चे ध्यान से देखो, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। आपने केवल क्या करा है, आपने सिंपल जनरल एक्सप्रेशन निकाला। PA इक्वल्स टू क्या आया हमारा? PA इक्वल्स टू PA नॉट इंटू एक्स से, PB इक्वल्स टू PB नॉट इंटू XB, और अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हमने यहाँ पे डाल्टन्स लॉ अप्लाई करके टोटल वेपर प्रेशर निकालना चाहा। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा सोल्यूशन का? दिस विल बी इक्वल टू PA प्लस PB। PA PB क्या है? यहाँ पे पार्शियल प्रेशर्स है। आपने दोनों में वैल्यूज पुट कर दी, केवल हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन यूज किया कि हमारा जो Chi A प्लस Chi B है इसका सम 1 होता है, और हमने यहाँ से अपनी राउल्स लॉ की एक्सप्रेशन निकाल लिया, ठीक है। इसको हम डेजिग्नेशन 2 के अकॉर्डिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, P टोटल विल बी इक्वल टू P1 नॉट P2 माइनस P1 नॉट इंटू X2, ठीक है। ये जनरल हमारा यहाँ से एक्सप्रेशन बनता है। अब बच्चे राउल्स लॉ को हम लोग देखो भाई ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। राउल्स लॉ को हम लोग यहाँ पे ऐसे एक्सप्रेस करेंगे बाय दिस ग्राफ, ठीक है। हम इस ग्राफ को यूज करते हैं इसको एक्सप्रेस करने के लिए। अब आप कहोगे ये ग्राफ कैसा है मैम, कैसे ये बताना चाह रहा है? ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है जो कि इजीली एक्सप्लेन करता है, ठीक है, दोनों कंपोनेंट के रिलेशंस को, और यही चीज हमारी यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रही है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी होती है अंडरस्टैंड करना। थ्योरी तो हमने पढ़ ली कि मान लो सीबीएसई कह देगा राइट अबाउट राउल्स लॉ, तो लिख लेंगे आप, लेकिन अभी आज के टाइम में जैसे कॉम्पिटिटिव मोड हो गया है, 70% कॉम्पिटिटिवली बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, तो उस केस में आपको इन चीजों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। यहाँ पे ये जो ग्राफ है बच्चे कैसे रीड करते हैं इसको, यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे मैंने इस साइड कौन सा कंपोनेंट लिया है, एक कंपोनेंट 1 लिया है, तो मोल फ्रैक्शन इसका 1 है, और यहाँ पे कंपोनेंट 2 0 है। जब मेरे पास खाली कौन सा कंपोनेंट होगा 1, तो उस समय जो मेरे पास वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? उसी प्योर कंपोनेंट की वजह से होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? P1 नॉट। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। और जब हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम इस तरह ग्राफ को आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ से जब हम यहाँ से मूव कर रहे हैं तो धीरे धीरे यहाँ पे जाते 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 क्या हो रहा है? X1 0 हो रहा है और X2 1 हो रहा है। मतलब इस साइड यहाँ पे मेरे पास कौन सा कंपोनेंट है? ओनली कंपोनेंट 2 है। तो ये जो प्रेशर बताएगा ये कौन सा बताएगा? P2 नॉट बताएगा। तो ये P1 नॉट स्टैंड्स फॉर कंपोनेंट 1, P2 नॉट स्टैंड्स फॉर कंपोनेंट 2। बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे खाली दूसरा कंपोनेंट नहीं है तो ये प्योर दिखाया गया है, ठीक है। अब आपने देखा कि सिंस हमारा P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? X1 के, तो जैसे जैसे हमारा मोल फ्रैक्शन इसका कम होता जाएगा तो हमारा जो P1 होगा वो भी क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कम होगा तो ये हमारा P2 भी डिक्रीज होता जाएगा। तो ग्राफ आप ऐसे करके रीड करते हैं, ये बताना चाह रहा है। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये P1 को बताएगा, ये P2 को बताएगा, और ये दोनों जहां आपके मिक्स होंगे या फिर यहाँ पे जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे ये हमारा बताता है P टोटल, एंड दिस विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है बच्चे। इसको ध्यान से देखो, ये ग्राफ होता है जो बेसिकली हमारा इसको राउल्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो राउल्स लॉ को जो सॉल्यूशंस फॉलो करेंगे उनके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखाया जाता है। जो सॉल्यूशंस राउल्स लॉ फॉलो करते हैं डेफिनेटली उसमें हम दोनों कंपोनेंट को एक साथ शो करते हैं, राइट। तो ये हमें समझना है। अब देखो ये जो इक्वेशन आपकी आई हुई है, इस इक्वेशन को अगर मैं बात करूं तो ये हम यहाँ से इससे रीड करेंगे। देखना भाई ध्यान से, नीट हो जाएगी बच्चों के लिए, बहुत स्पेशल पॉइंट है जो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखना क्या मतलब है इसका। देखो भाई ये क्या कह रहा है? फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द इक्वेशन। कौन कौन से कंक्लूजन यहाँ पे निकाले जा सकते हैं?
total vapor pressure over the solution can be related to mole fraction of any one component. That is true. आप देखो टोटल वेपर प्रेशर को आप रिलेट कर सकते हैं किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से। ये सुनो, आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में एक ही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन यूज हो रहा है, तो जब एक ही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन यूज हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया, तो टोटल प्रेशर हमारा है बेसिकली सॉल्यूशन का, वो रिलेट किया जा सकता है मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, जो कि हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया। सेकेंड चीज, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। और जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, अब यहाँ पे देखो टोटल वेपर प्रेशर जो है वो कंपोनेंट 2 के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। अंडरस्टूड है, आपने भी निकाला, यहाँ पे x2 आ गया तो क्या हो रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है, दैट्स ओके। डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स 1 and 2, total vapor pressure over the solution decrease or increase with the increase in the mole fraction of the component 1। बिल्कुल करेक्ट बात है। देखो बच्चे कहना चाह रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट आपका 1 और 2 डिसाइड करेगा कि टोटल वेपर प्रेशर जो होता है सोल्यूशन का वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। देखो भाई ये टर्म हमारी मोल फ्रैक्शन ये डिसाइड करेगी इसकी वैल्यू ज्यादा आई है या इसकी वैल्यू कम आई है, और वही उसी के अकॉर्डिंग हमारा टोटल वेपर प्रेशर उस पर डिपेंड करेगा। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है फ्रॉम दिस ग्राफ। तो तीनों पॉइंट आपको ध्यान समझने हैं। कोई कंफ्यूजन है, अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो बच्चे आपको बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है, आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना कि मैम यहाँ पे एक बार आप प्लीज हमारी हेल्प करो, तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर दैट फॉर श्योर। ठीक है, जरूर से आपको सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि इन लेक्चर्स का केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को डिटेल, जो बच्चे नहीं कर पाते या फिर डिस्टेंस की वजह से नहीं अच्छे से उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है या फिर वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी में, तो इस चैनल में मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ सर्विस दूंगी, जहां पे मैं आपको पूरी केमिस्ट्री को डिटेल में कराने वाली हूँ और पूरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CBSE, JEE, नीट, सारे सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलेंगे। पर आप लोगों से मुझे ये चाहिए कि अगर आपको कहीं कोई इश्यूज है तो जस्ट आप मैसेज करो, आप बताओ मैम यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, और आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे तभी मुझे पता चल पाएगा और उस क्वेरीज को मैं डेफिनेटली सॉल्व करूंगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपका, हमने यहाँ से ये लॉ समझा, हमारा लॉ क्या था, हमने सिंपल फॉर्मूला देखा, हमारी ये इक्वेशन बन गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ क्या है भाई, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे एक और चीज हम पहले समझते हैं। पहले मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहूंगी कि हमने अभी केस 1 देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था दोनों कंपोनेंट आपके क्या थे, वोलेटाइल थे। एक बार हम लोग यहाँ पे केस 2 भी अंडरस्टैंड करते हैं राउल्ट्स लॉ का, है ना। अगर मैं आपसे कहूं ऑफ अ सोल्यूशन नॉन वोलेटाइल solute containing solution अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होगा। अभी आपने इससे पहले वाले केस 1 में क्या देखा था, यहां पे आपने देखा था कि दोनों ही लिक्विड क्या थे, मैं इसको केस 1 डाल देती हूं, दोनों ही लिक्विड यहाँ पे क्या थे, वोलेटाइल थे। हमने यहाँ पे देखा था उसके लिए हमारा P टोटल क्या था, P1 P2 के दोनों के, क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल है तो दोनों की वजह से प्रेशर होगा, और दोनों को हमने यहाँ पे यूज करके टोटल प्रेशर निकाला था। लेकिन सेकेंड केस हमारा क्या कहता है, राउल्ट्स ने ये भी बताया कि अगर हमारे पास एक जो कॉम्पोनेंट है वो कैसा है, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब वो वोलेटाइल नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैं आपसे कह रही हूँ आपके पास P टोटल है और यहाँ आपके पास P1 है और यहाँ पे P2 है, दो कंपोनेंट है। सपोज जो कंपोनेंट 2 है, कंपोनेंट 2 इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें अपना राउल्ट्स लॉ तो क्या होगा, तो जैसे आपको पता है कि अगर हम सिंपली देखें तो राउल्ट्स लॉ हमारा क्या कहता था, P1 नॉट इंटू x1 के बराबर था, ये P2 नॉट इंटू x2 के बराबर था। अब सिंस ये वोलेटाइल है ही नहीं तो ये पार्ट तो हमारा रोल में आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका तो वोलेटाइल है नहीं, तो ना ही वेपर प्रेशर होगा, और वेपर प्रेशर नहीं होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो इस केस में जो तुम्हारा P टोटल आता है किसके बराबर होता है, P1 नॉट इंटू x1 के। मतलब अगर हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट होगा, तो उस केस में बच्चे जो टोटल प्रेशर होता है सोल्यूशन का, वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्वेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो देखो ये बात यहाँ लिखी हुई है कि अगर हम लोग देखें कि अगर हम इसमें ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट में हमारा इस केस में क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों? क्योंकि भाई सोल्यूट पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो मान लो कभी इस ग्राफ पे क्वेश्चन आए तो आपको इस कंसेप्ट को अप्लाई करना है, ये नहीं कि खाली आप रटो और आप सोचो कि नहीं दोनों को सम करके दोनों तरफ के ग्राफ वही राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग है। राउल्ट्स लॉ वो देता है, लेकिन अगर ये कंडीशन है कि एक कंपोनेंट आपका वोलेटाइल है तो ये भी आपका राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ही कंसेप्ट बनता है, राइट। तो ये भी ग्राफ आपका उस केस में एप्लीकेबल होगा अगर हमारा एक कंपोनेंट क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। ओके एवरीवन, तो इसे ध्यान से देखना है। नेक्स्ट अब हम यहां बात करेंगे, हमने देखा कि कॉम्पोजिशन, देखो भाई आपने जो सॉल्यूशंस लिए थे, एक बार मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ इसमें क्या है। जैसे मान लो आपने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है और इसमें ये लिक्विड है, तो लिक्विड में जो आपने कंपोनेंट्स यूज करे हैं वो क्या यूज करे हुए हैं। सपोज आपने यहाँ पे एक 1 कंपोनेंट यूज किया था तो उसका मोल फ्रैक्शन x1 था, जो 2 कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन x2 था। chi1 का हो या x1 एक ही चीज है, ठीक है, ये कंपोनेंट थे। अब बात ये हो रही है कि मान लो अभी ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है, सपोज जब ये वेपर फेज में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है तो इस केस में यहाँ पे इनका कॉम्पोजिशन क्या होगा, 1 और 2 का। तो यहाँ पे हम लोग इनके कॉम्पोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को y1 और y2 से। वेपर फेज में, इन वेपर फेज we just express composition of 1 and 2 या mole fraction of 1 and 2 by symbol y1 and y2। अब देखो यहां हमें ये सीखना होता है the composition of vapor phase in equilibrium with solution is determined by partial pressure of the components। ये हम कैसे निकालते हैं, अभी कह रहे हैं ये भी हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल प्रेशर। और बच्चे ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये जो P1 होता है, इट इज रिटन ओवर देयर, जो P1 होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है y1 के, ठीक है। मैं यहां लिख देती हूँ P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y1, P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y2। और इस केस में जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हम यहाँ पे लेते हैं P टोटल इंटू y1। P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P टोटल इंटू y2। तो बच्चे ये फॉर्मूला भी आपको काम आना है कि जब वो पूछेंगे वेपर फेज, आपको किसमें वेपर फेज में आपको कंपोजिशन बताना है तो आपसे को वो बेसिकली y1 और y2 के बारे में पूछेंगे, तो आपने इसको सिंपल इस रिलेशन से कैलकुलेट करना। अभी मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, देन यू विल सी कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो वेपर फेज में कंपोजिशन हम डिनोट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल y1 एंड y2, और लिक्विड फेज में हम इसको डिनोट कर रहे थे विद chi1 chi2 यानी कि x1 x2 से हम लोग इसको डिनोट कर रहे थे, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला नया निकल के आया जो हमें करना पड़ेगा अभी इसमें यूज। ओके, नाउ इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है राउल्ट्स लॉ में कि राउल्ट्स लॉ आप बताओ कि ये एक स्पेशल केस है ऑफ हेनरीज लॉ, है ना। हेनरीज लॉ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, तो व्हाट इज हेनरीज लॉ हम देखते थे। तो हेनरीज लॉ में बच्चे हमने देखा था P इक्वल्स टू KH इंटू X। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते थे, फॉर गैस बात करते थे कि गैस के लिए जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है या प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मोल फ्रैक्शन के। तो सेम चीज है, ये हमारा क्या डेजिग्नेट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग। ये क्या है हमारा, बेसिकली हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें, वहां हम गैस की बात करते थे जो हमारा हेनरीज लॉ है। तो ये हमारा होता था हेनरीज लॉ में, हेनरीज लॉ में हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कैसे आप कहेंगे राउल्ट्स लॉ का ये स्पेशल केस है। तो बच्चे भी आपने देखा कि राउल्ट्स लॉ में हमने क्या निकाला, P1 इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू x1, ये हमने भी राउल्ट्स लॉ में निकाला। यहाँ पे कह रहे हैं कोई सोल्यूशन है, उस केस में जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है या पार्शियल प्रेशर होता है कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। यहाँ पे भी तो यही कह रहा है, ये कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ये भी सेम बात कह रहा है। तो कैसे इसको डिनोट करेंगे। अब आप नोटिस करो कि अगर मेरे पास एक कंपोनेंट जो भी हमने लिया, व्हाटएवर कंपोनेंट में भी, वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, काफी वोलेटाइल हो जाता है, तो उस केस में क्या हो जाता है, वो गैस की तरह भी बिहेव कर लेने लग जाएगा। तो बेसिकली इस रिलेशन के थ्रू ये चीज कही गई कि अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो इन दोनों इक्वेशन में किस चीज का डिफरेंस है, इन दोनों इक्वेशंस में केवल यहाँ के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का डिफरेंस है। और जो बात हेनरीज ने गैस के लिए बताई थी वही चीज राउल्ट्स लिक्विड के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में डिफरेंस है। तो देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ सॉल्युबिलिटी, ये वेपर प्रेशर के बारे में बता रहे थे, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज गिवन बाय
दिस इक्वेशन, सॉल्युबिलिटी मतलब एक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये मिलती जुलती बात है। अब कह रहे हैं इफ वी कंपेयर द इक्वेशन फॉर राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ वी कैन सी दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट और गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो दोनों केसेस में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वी कैन से दैट ओनली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH डिफर्स फ्रॉम P1 नॉट। तो इसीलिए कहा जाता है राउल्ट्स लॉ इज नथिंग बट दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस की तरह इसको हम कहते हैं। तो ये चीज आपको कभी कभी 1 नंबर में पूछी जाती है, 2 मार्क्स में भी पहले आती थी, अब आजकल तो 1 मार्क का क्वेश्चन में ही एक्सपेक्टेड है। तो बेसिकली आप इस चीज को ध्यान रखना, राउल्ट्स लॉ एक स्पेशल केस माना जाता है हेनरीज लॉ का, क्योंकि दोनों में सिंपल हमारे कंपोनेंट के नेचर में ही डिफरेंस है। राउल्ट्स लॉ डील्स विद लिक्विड सॉल्यूशंस और जो हमारा हेनरीज लॉ होता है वो किससे डील करता है, ये हमारा बेसिकली गैस एक कंपोनेंट होता है जिसको हम डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है। लेट अस मूव टू दी क्वेश्चन पार्ट। अब देखो राउल्ट्स लॉ सिंपल आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, एक तो उन्होंने पूछा राउल्ट्स लॉ क्या है, क्या इसके बेसिकली आपने जैसे इसका ब्रॉडर एस्पेक्ट देखा, इसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की कि कैसे हमारा फॉर्मूला निकल के आया। अब हम इस पे करेंगे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बच्चे कई बार इस पे ना 3 नंबर का डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है। एंड आई वुड रिकमेंड कि लेक्चर नंबर 5 जिसमें मैं राउल्ट्स लॉ बता रही हूँ, लेक्चर नंबर 6 जिसमें मैं बेसिकली आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन डिस्कस किया हुआ है, अगर हम इन दोनों लेक्चर को देखें तो केवल इन दोनों लेक्चर से फिक्स है आपके बोर्ड्स में 100% 3 to 4 मार्क्स का पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ 2 लेक्चर्स है जिसमें सिर्फ मैंने राउल्ट्स लॉ डिस्कस किया है और जिसमें मैं आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन बता रही हूँ। तो दोनों लेक्चर्स को आप ध्यान से देखना, अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले मैं आपको बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आई एम जस्ट गोइंग टू समराइज समथिंग, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। क्या समरी थी, हमने देखा कि जो हमारा P टोटल होता है किसी भी, मतलब हम सोल्यूशन के प्रेशर की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ इट इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और P1 किसके बराबर होगा, P1 नॉट इंटू x1 प्लस P2 नॉट इंटू x2 के बराबर होगा P टोटल। तो बस मुझे ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। और x1 क्या होता है बच्चे, x1 हमारा होता है W, मैं यहां लिख देती हूँ N1 अपॉन में N1 प्लस N2, और x2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन N2 अपॉन में N1 प्लस N2। अब कुछ बच्चों को अगर स्टिल डाउट है तो N क्या होता है, W1 अपॉन में M1। रिमेंबर, मतलब अगर मैं N की बात करूं तो W अपॉन में M, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर है, 3 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए, आप इसे ध्यान से देखो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। पहली बात सुनो ध्यान से, जब भी राउल्ट्स लॉ पे क्वेश्चन आएगा कोई आपको डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन उठा के नहीं देगा, वो आपको कभी भी मोल फ्रैक्शन को डायरेक्टली उठा के नहीं देंगे। सिंस ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि वो आपको क्या देंगे, वो आपको कंपाउंड्स देंगे। वो आपका बेसिक चेक करते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। तो आपको पता होना चाहिए क्लास 7th में पहले चैप्टर में आपको सिखाया जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। लेट अस चेक दिस क्वेश्चन। हमें केवल डेटा को ध्यान से देखना और हमें उसे पुट करना है। सब कुछ आपका बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होता है इन न्यूमेरिकल्स में। तो पहले आप दिमाग में बिठाओ कि राउल्ट्स लॉ में हमने टोटल प्रेशर निकालना कैसे सीखा, P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2, और P1 हमारा किसके बराबर होगा, P1 नॉट इंटू x1, P2 हमारा किसके बराबर होगा, P2 नॉट इंटू x2। राइट, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज कि वो साथ में जब भी क्वेश्चन पूछेंगे वो पूछेंगे वेपर फेज में कॉम्पोजिशन बताओ। तो वेपर फेज में क्या होता था, अभी आपने पढ़ा y1 y2 के बारे में पूछ रहे हैं, तो y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो P1 होगा अपॉन में P टोटल। अभी मैंने इक्वेशन जो बताई थी मैं उसी से बता रही हूँ, P1 इक्वल्स टू P टोटल, और y2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 अपॉन में P टोटल। बच्चे इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो सिंपली कंसेप्ट बेस्ड है, दोनों रिलेशंस में ज्यादा अंतर नहीं है। वहां पे कह रहे हैं P1 इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू x1, ये लिक्विड फेज में बात हो रही है, और वेपर फेज में क्या हो रही है, P1 इक्वल्स टू P टोटल इंटू y1। चेक करो भाई, देखो ध्यान से, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। जब तुम्हारा बेसिकली वेपर फेज की बात होगी तो वहां पे तो दोनों कंपोनेंट है ना, तो जिसकी वजह से प्रेशर होगा वो दोनों की वजह से है, तो P टोटल लेते हैं। लेकिन अगर तुम लिक्विड फेज में बात करोगे तो किसकी वजह से, खाली प्योर कंपोनेंट की वजह से, तो P1 नॉट लेते हैं। तो इस तरह से अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, इन दोनों को कंपैरेटिवली अपने दिमाग में बिठाओ कि भाई अगर मेरा लिक्विड फेज आता है तो मुझे ये फॉर्मूला यूज होना होता है, अगर मेरा वेपर फेज पूछेंगे तो बस मुझे क्या करना है, P1 इक्वल्स टू P टोटल इंटू y1 करना है। इफ यू नो ऑल दीज थिंग्स तो ये क्वेश्चंस देखना कितनी आसानी से आप इन्हें कर पाएंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर है, नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो
और इसे खुद करके देखो कि क्या बता रहे हैं, ठीक है, उसे ध्यान से देखना। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो भाई देखते हैं कैसे करेंगे। व्हाट शुड बी आवर अप्रोच टू सॉल्व इट। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन आर दिस। तो आप यहाँ पे लिखो, एक साइड लिखो क्लोरोफॉर्म और एक होता है CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। देखो बच्चे, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाह रही हूँ, जब भी हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं ना, तो हमें यहाँ पे जैसे मान लो अगर मैं ये टॉपिक करा रही हूँ तो आई नीड टू गो विद द बेसिक। मुझे बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे कराने की जरूरत है। उसका रीजन क्या होता है, हर तरह का बच्चा इस वीडियो को देखेगा और इस वीडियो का सिंपल पर्पज ये है कि बच्चों की हेल्प की जा सके, मैक्सिमम बच्चों को केमिस्ट्री को इजी बना के कराया जाए, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। तो उस केस में हम लोग बहुत ज्यादा फास्ट वे में नहीं भाग सकते, तो इसका ऑब्जेक्टिव खाली हमारा ये है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से जा रही हूँ, बिल्कुल आराम आराम से सारी चीज करा रही हूँ। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि उन्हें ये चीजें आती है तो थोड़ा सा उसको बढ़ा के आगे बढ़ जाओ, डोंट वेस्ट टाइम। आपने उसको 2x की स्पीड पे देख लेना है कि मैम ने क्या बताया, कोई चीज बस मिस ना हो जाए और उसे कंप्लीट कर देना है, ठीक है। बट आई नीड टू गो इनटू डिटेल। पहले क्वेश्चन मुझे पूरा कराना पड़ेगा सो दैट बच्चों को समझ में आ जाए। अगर बच्चा बिल्कुल बेसिक नहीं जानता है तो उस केस में वो नहीं कर पाएगा अगर हम इसको फास्ट फॉरवर्ड मेथड से सीखेंगे, ठीक है। जब हमारे टॉपिक्स हो जाएंगे ना, देन विल सॉल्व हायर लेवल क्वेश्चंस, नीट जे के क्वेश्चंस अब हम करेंगे, तब हम इतने बेसिक में नहीं जाएंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप पढ़ लो और बाकी चीजें हम सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। चलो भाई देखो, इस केस में इन्होंने क्या कहा है, CHCl3, इन्होंने कहा है CHCl2, दो कंपोनेंट हैं आपके पास। अब ये कह रहे हैं वेपर प्रेशर, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वेपर प्रेशर क्या होता है प्योर का। तो P0 दिया हुआ है CHCl3 का, कितना दिया हुआ है भाई, इट इज 200 mmHg, ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका P0 CH2Cl2, और ये कितना दिया हुआ है आपका 415 mmHg। डेटा देखो, अभी हमने सिंपल पहली लाइन से डेटा कलेक्ट किया और हमने इसको लिख दिया है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मिक्सिंग दिस ग्राम ऑफ CHCl3, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने मास दे दिया CHCl3 का, कितना मास दिया हुआ है 25.5 ग्राम, ओके। व्हाट इज द मास ऑफ CH2Cl2, ये दिया है आपका 40 ग्राम। तो ये डेटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। अब इस केस में हमें क्या करना है, मूलर मास हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मूलर मास हम निकाल लेंगे CHCl3 का, तरीका वही है 12 + 1 + 3 × 35.5 करके हमारे यहाँ पे मूलर मास आ जाएगा। इस केस में मूलर मास हम कैसे निकालेंगे CH2Cl2, तो एक कार्बन है 12 हो गया, 2 × 1 हो गया, +2 × 35.5 होगा। इससे हमारा यहाँ पे दोनों का मूलर मास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ CHCl3 अपॉन में मोलर मास ऑफ CHCl3, हमारा ये आ जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स अगर हम इसके निकालेंगे तो भी हम क्या करेंगे, मास ऑफ CH2Cl2 और नीचे क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ CH2Cl2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, उसके बाद हमारा क्या स्टेप बनता है, नंबर ऑफ मोल्स इसके आ गए, नंबर ऑफ मोल्स इसके आ गए, P10 आपको दिया हुआ है। तो अगर आपको P निकालना है तो आप क्या करेंगे, P0 ऑफ CHCl3 इंटू यहाँ से काई निकालेंगे। तो काई हमारा क्या हो जाएगा, काई अगर मैं इसको सिंपली लिखूं तो काई हमारा यहाँ पे NCHCl3 डिवाइडेड बाई NCHCl3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2, ये हम करके इससे निकाल लेंगे CHCl3 वाला आपका ये काई। और काई 2 निकालने के लिए तुम क्या कर दोगे, काई CH2Cl2 को तुम निकाल सकते हो सिंपली 1 माइनस काई CH3Cl करके, ठीक है, CHCl3 करके, CHCl3 करके, राइट, ऐसे निकाल देंगे। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, नो वरीज, तो क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, हम डायरेक्ट करेंगे। P इक्वल्स टू क्या हो गया, P0 इंटू यहाँ पे हम लिख लेंगे काई ऑफ CHCl3। सिमिलरली हम लोग निकाल लेंगे किसका, बेसिकली इन्होंने पूछा है मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको वेपर प्रेशर निकालना है सोल्यूशन का। इस तरह आपने यहाँ पे PCHCl3 निकाला, सिमिलरली आप PCH2Cl2 निकाल लोगे, सेम फॉर्मूला P0 इंटू XCH2Cl2 लगा के। देखो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा P सोल्यूशन और उससे डायरेक्ट आप P1 + P2 के फॉर्मूले को यूज करके, यानी कि PCHCl3 एंड PCH2Cl2 लगा के आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ओके। चलो देखते हैं इसमें, ये अगर हमारा हो गया, मैं आपको यहाँ तक दिखाती हूँ इस न्यूमेरिकल को, ये क्योंकि इतना कैलकुलेशन में हम लोग अभी नहीं लग सकते, अदरवाइज टाइम काफी चला जाएगा। तो आई हैव सॉल्यूशंस हियर, तो एक बार देखेंगे यहाँ पे क्या किया गया है। देखो सिंपली मोलर मास निकाल लिया, दूसरे का मोलर मास निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए यहाँ पे, और नंबर ऑफ मोल से आपका यहाँ पे
chi1 और chi2 निकाल दिया। दिस इज फ्रॉम द एनसीईआरटी, सोल्यूशन है ये और आप उससे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इससे तुम्हारा यहाँ पे पी टोटल आ गया। जरूरी नहीं आप ये वाली इक्वेशन यूज करो, आपने यहाँ से x निकाल लिया दोनों का। अगर हम डायरेक्ट लिखें तो आई कैन टेक फ्रॉम डेटा फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से लेके आपको एक बार शॉर्ट करके बता देती हूँ। देखो भी ध्यान से, जैसे मान लो अगर मैं इस डेटा को ले लेती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो आपने P1 निकाला था, तो P1 कितना आ गया आपका, P1 आ गया आपका, ये हमारा मोल फ्रैक्शन कितना आया इसका 0. इसका आया हमारा सेकेंड वाले का CH3 का 0.312 इनटू कितना दिया था हमारा वहां पे डेटा, कितना हमारा इसके लिए मास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा 200 mmHg, तो इट इज गिवन हियर 200 mmHg। तो इससे मल्टीप्लाई करके P1 आ गया। P2 तुम्हारा कितना हो गया, तो तुम्हारा इसका मोल फ्रैक्शन दिया है 0.688 इनटू हम लोग क्या करेंगे 415 mmHg, तो P1 P2 तुम्हारा आ गया। तो डायरेक्ट तुम कर सकते हो, तुम P टोटल निकाल लो प्लस P1 प्लस P2 करके खत्म हो गई बात। जरूरी नहीं उस इक्वेशन को यूज करना है। मान लो अगर आप उसमें कोई डेटा भूल गए या आपने P1 P2 में कोई गलती कर दी, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो नहीं, आपने नहीं करना, आपने केवल पहले क्या कर लेना है, नॉर्मल डेटा से आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लेने हैं और मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद आपने P1 प्लस P2 करके P टोटल निकाल लेना है। अब उन्होंने आगे आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि आपको क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट में मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो ये तो पूछते ही पूछते हैं। तो वेपर फेज में निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा P टोटल आया हुआ है, तो हमें पता है P1 इक्वल्स टू P टोटल इंटू Y1, ये फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि Y1 विल बी इक्वल टू P1 अपॉन में P टोटल। सारा डेटा तो है बच्चे आपके पास, P टोटल तुम निकाल चुके हो, P1 तुम्हें पता है, Y1 आ जाएगा। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट Y2, तो Y2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P2 अपॉन में P टोटल। तो एक बार दो बार इसको ध्यान से करोगे ना तो फिर तुम्हें ये टफ नहीं लगेगा, लेकिन ये आपको एक बार करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे देन ओनली यू विल गेट कॉन्फिडेंस इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। पर बिलीव मी, एक बार समझ लिया ना तो ये आपके बोनस मार्क्स की तरह है। आपने केवल एक फॉर्मूला सीखना है राउल्ट्स लॉ का, और उससे आप 3 नंबर अपने सिक्योर कर सकते हैं अगर इस टॉपिक पे आपका क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, नाउ देखो बच्चे, ये वाला हमने यहाँ पे डन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्या कहता है, वो सेम चीज है, सेम चीज है। क्वेश्चन देखते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्या ये कह रहे हैं। एक तरफ इन्होंने लिया है हेप्टेन, एक तरफ लिया है ऑक्टेन, तो हेप्टेन ले लिया इन्होंने और यहाँ पे ऑक्टेन ले लिया इन्होंने, दो डेटा ले लिए यहाँ पे सिंपली। अब कह रहे हैं आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं। क्या होता है आइडियल सोल्यूशन, विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो द वेपर सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स आर दिस किलो पास्कल एंड दिस किलो पास्कल। तो यानी कि तुम्हें P1 नॉट दे दिया, P2 नॉट दे दिया, इसको मैंने 1 से डेजिग्नेट कर लिया, इसको मैंने 2 से डेजिग्नेट कर लिया। ठीक है, तो P1 नॉट कितना दे दिया आपका, इट इज 105.2 किलो पास्कल। दूसरा हमारा P2 नॉट कितना दे दिया, 46.8 किलो पास्कल, ये दे दिया बच्चे। ठीक है, ये बात आपने क्लियर कर लेनी है। नेक्स्ट इन्होंने क्या दे दिया है, सब कुछ दिया है। W1 आपको कितना दिया है 26 ग्राम, W2 आपको कितना दिया हुआ है 35 ग्राम। नाउ यू कैन कैलकुलेट M1, यू कैन कैलकुलेट M2, सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम मेथड है। तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, आप अपने आप कर सकते हैं। तो इसको ट्राई करो, मैं आपको दिखा देती हूँ इसका सोल्यूशन। तो देखो भाई क्या दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले आपने खुद करना है फिर उसका आंसर चेक करना। देखो भाई, तो वेपर प्रेशर दिया हुआ था इतना, P2 नॉट इतना दिया हुआ है, मोलर मास आपका 100 ग्राम मोल आ गया हेप्टेन का। हेप्टेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है C7H16, तो आपका ये 100 आ गया। फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, इस तरह आपने मोलर मास ऑक्टेन का निकाल लिया, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं तो तुम्हें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 निकाल लेना है। तो मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, 2 में हमने 1 माइनस करके डायरेक्ट निकाल लिया, तो दोनों के हमारे मोल फ्रैक्शन आ गए। P1 आप कैसे निकालेंगे, x1 इंटू P1 नॉट, P2 कैसे निकालेंगे x2 इंटू P2 नॉट, P1 प्लस P2। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। आई वुड रिकमेंड जस्ट डू वन थिंग, P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2। एक फॉर्मूला आपको ये पता चल गया, P1 इक्वल्स टू क्या होता है P1 नॉट इंटू x1, P2 इक्वल्स टू क्या होता है P2 नॉट इंटू x2। बस इन फॉर्मूलाज को एक दो बार लिख के देखो, तुम्हारा काम हो गया। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लिखा आपने, यहाँ पे P टोटल इंटू Y1 होता है। बस ये चीज ध्यान रखो, सारे राउल्ट्स के क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, ये भी क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो कंपोनेंट है बेंजीन टोलुइन, दोनों के केस में क्या दिया है इन्होंने, वेपर प्रेशर दे दिया, यानी कि प्योर P1 P2 दे दिया। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन पूछा है इन्होंने, इस इतने ग्राम और इतने ग्राम टोलुइन, तो खाली मोल फ्रैक्शन पूछा है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज, ओहो खाली नहीं है भाई,
वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है तो मतलब सब कुछ हो गया। पहले आप x1 निकालेंगे, फिर ये x2 निकालोगे, x1 x2 निकालने के बाद p1 निकालोगे, p1 नॉट इंटू x1 करके, p2 निकालोगे, p2 नॉट इंटू x2 करके, है ना। अब इसके बाद तुम p टोटल निकालोगे x1 प्लस p1 प्लस p2 करके, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू डू, y1 इक्वल्स टू p1 अपॉन में p टोटल, y2 इक्वल्स टू p2 अपॉन में p टोटल। बच्चे ये करना है, पूरा वही मेथड लगेगा क्योंकि वेपर फेज में पूछा है, जस्ट रिमेंबर दैट, है ना। तो वेपर फेज के लिए आपको पूरा वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो यू कैन सी द सोल्यूशन, ये यहाँ पे बेंजीन है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो, पर लेकिन पहले खुद करो फिर चेक करो, ठीक है। ये हमारा दूसरे का निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, XB निकाल लिया, XT निकाल लिया। XB का मतलब है बेंजीन के लिए, XT का मतलब है टोल्यूइन के लिए। दोनों के प्योर दिए हुए हैं आपके, मल्टीप्लाई करेंगे, वेपर फेज में डायरेक्ट निकाल लेंगे। ओके, तो होपफुली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी हैव दिस केस, इसमें हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आपके पास 100 ग्राम ऑफ लिक्विड A है और 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड B है। तो यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B दिया हुआ है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चे, इसको पढ़ के देखो, सेम डेटा वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, PB नॉट दिया हुआ है, इससे आपका डायरेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दैट वी हैड डन। ओके, तो ये चीजें आपकी डायरेक्ट इससे हो जाएंगी। तो विद दिस वी आर डन विद द राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का आपने बेसिक वे में पूरा अंडरस्टैंड किया कि राउल्ट्स लॉ क्या है। बेसिकली ये डील करता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, है ना। और ये एक स्पेशल केस माना जाता है हेनरीज लॉ का। इसके न्यूमेरिकल्स बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड हैं और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने सीखा। सो बच्चों, विद दिस वी आर डन विद द राउल्ट्स लॉ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।